हेलो एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाषा बोध गम्यता की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको अनुच्छेद दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए? सी टेट के लिए। किसके लिए? सी टेट के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको देता है अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णात्मक तथा तर्कमूलक हो सकते हैं। तो एक गद्यांश देता है और उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये अगर हम बात करते हैं तो किस में होता है? सी टेट में हिंदी लेवल पे आपको ये देखने को मिल जाता है। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। ये आपको हम कराने की कोशिश करेंगे। लगभग एक सेशन में 1 से 2 गद्यांश अनुच्छेद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, 1 से लेकर 8, इसमें 8 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। और कितना है? तो 8 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप ये गद्यांश पढ़ते हैं और अगर आपका सही होता है तो आप इसमें कितने क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे? तो आप कर ले जाएंगे 8 क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की हुई है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून कमजोर हो सकता है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर घाग ने भी यही कहा है। चैत यानी मार्च अप्रैल के दिनों में मगर बारिश होती है तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इसके बात सिर्फ इस बार के मानसून की नहीं है। अमेरिका ने हाल ही में ताजे पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी, 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारे पर बसे महानगर, कस्बों और गांवों के करीब 40 करोड़, कितना, सॉरी माफ करिएगा, कितना दिया है? तो लगभग 40 करोड़ की आबादी की पानी से जुड़ी जरूरतों को यह पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 87 साल में 3 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जा रहा है। भारत के हिस्से वाले हिमालय में 9775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें अकेले उत्तराखंड में 968 हैं। अब अगर इसके पिघलने की रफ्तार तेज होती है तो क्या होगा? ठीक है, तो आपने सामने ये था हमारा गद्यांश। ठीक है, अब हम लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था कब? 2024, 21/1/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सी टेट में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भारत की नदियों में जल कम हो जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो हमें कारण क्या बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भारत की नदियों में पानी जो है वो कम हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ग्लेशियरों का न पिघलना,
बी कह रहा है कि ग्लेशियर का तेजी से पिघलना। सी कह रहा है कि ग्लेशियर के क्षेत्रफल में कमी आना। और डी कह रहा है कि ग्लेशियर के क्षेत्रफल में वृद्धि होना। तो जो ग्लेशियर है ना, वो उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वो तेजी से क्या हो रहा है, पिघल रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघल रहा है तेजी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, इसमें क्या हो जाएगा, आने वाले समय में नदियों में क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी। देखिएगा, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है। इसका कारण ग्लेशियर का तेजी से पिघलना। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है, कितना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या 87 करोड़ है, बी कह रहा है कि 30 करोड़ है, सी कह रहा है 40 करोड़ है, डी कह रहा है 96 करोड़ है। अगर हम बात करते हैं सी टेट 125 21/1/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो गंगा के किनारे बसे गाँव, महानगरों, कस्बों में कितने लोग रहते हैं, तो अपने हिसाब से नहीं बताना है। जो गद्यांश में हम लोग पढ़े थे तो उसमें कितना दिया था, 40 करोड़। 40 करोड़ परिवार का पानी की ज़रूरतें पूरा करता है कौन, गंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, तो गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग 40 करोड़ है। आगे है कि नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। वाक्य में रेखांश पद है, क्या है, धीरे धीरे क्या है, तो कह रहा है कि विशेषण है, क्रिया है, सी कह रहा है क्रिया विशेषण है, और डी कह रहा है कि प्रति विशेषण है। अगर हम बात करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो ये क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा, नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। वाक्य में रेखापद क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। तो किस संकट की बात की गई है, खाद्य संकट की, रोजगार संकट की, जल संकट की, पर्यावरण संकट की। ये भी आप देखेंगे 21/1/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो किसकी बात की गई है, जल संकट की बात की गई है। यूएनओ किसकी बात कर रहा है, जल संकट की बात कर रहा है कि 2050 तक भारत में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है इसका, गद्यांश में जल संकट की बात की गई है। 5 नंबर देखिएगा, अल नीनो का प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर, मानव पर। तो अल नीनो का प्रभाव पड़ता है किस पे पड़ता है, मानसून पे पड़ता है। किस पे, मानसून पे पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा कि अल नीनो का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो अल नीनो का प्रभाव मानसून पे पड़ता है। इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। इसमें रेखापद है, तो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है, बी कह रहा है कि परिणामवाचक विशेषण है, सी कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है, और डी कह रहा है कि सर्वनामिक विशेषण है। तो ये तो कंफर्म है कि ये विशेषण है, लेकिन कैसा है, अगर हम बात करते हैं कैसा, 2.25 किलोमीटर, तो इसमें कैसा आ रहा है, परिणाम आ रहा है। ठीक है, किसी चीज़ का परिणाम हो रहा है कि इतना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। इस वाक्य में पद परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 2 दर्जन, 1 किलो, 4 गज, 2 लीटर, ये कैसे हैं, तो
परिणामवाचक हैं। आगे देखिएगा, आगे है गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमेरिका में, बी कह रहा है भारत में, सी कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात और डी कह रहा है कि पाकिस्तान में। अगर हम बात करते हैं तो भारत का संकट कहाँ आने वाला है, भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2050 तक पानी की किल्लत कहाँ आपको देखने को नजर आएगी, तो वो भारत में नजर आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो हमें उपसर्ग बताना है और मूल शब्द बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पर्याधन आवरण, बी कह रहा है परिधन आवरण, सी कह रहा है परिधन आवरण और डी कह रहा है कि परधन आवरण। अगर हम बात करते हैं उपसर्ग इसमें क्या है, तो पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो परि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़नतुआ र है तो ये हो जाएगा प और री हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आवरण तो क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आज इसमें अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द परिधन आवरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे जो गद्यांश दिया गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 9 से 15 क्वेश्चन इसमें हम लोगों को कंप्लीट करना है। 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे कितना होगा, 9 से 15 करना है। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिए, गद्यांश जो होता है सारे आंसर इसमें छिपे होते हैं, आपको अपने से कुछ भी आंसर टिक नहीं करना है। ठीक है, चलिए गद्यांश देखिएगा। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पाप लोहे की जंजीर है, जो पुण्य सोने की। पाप क्या है, लोहे की जंजीर है, और पुण्य की अगर हम बात करते हैं तो सोने की। आगे देखिएगा, बंधन दोनों में है, लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी नहीं करता, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है। क्या नजर आता है, धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। लेकिन लोहे से अगर वो बंधा है तो वो क्या करेगा, उससे छूटने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सोने की जंजीर से अगर बंधा हुआ है इंसान तो उसमें बंधना क्या करेगा, पसंद करेगा। क्या करेगा, पसंद करेगा। चलिए देखिए, आगे है कि इस संसार में कुछ भी, यहाँ पे क्या है, डैश खाली स्थान नहीं है, तो क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपूर्ण, बी कह रहा है पूर्ण, सी कह रहा है अस्थाई अस्थाई और डी कह रहा है कि अस्थाई। अगर हम बात करते हैं तो इस संसार में कुछ भी क्या है, अस्थाई नहीं है। क्या नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। कैसा है, तो अस्थाई नहीं है। 10 नंबर कह रहा है कि पाप और पुण्य दोनों खाली स्थान है। क्या है, अस्थाई है, अस्थाई है, स्वाभाविक है, हानिकारक है। तो यह कैसा है, पाप और पुण्य दोनों अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे है कि पुण्य में उसके फल को, पुण्य में उसके फल को, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। बी कह रहा है कि हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। सी कह रहा है कि किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और डी कह रहा है कि प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। तो पुण्य में हम क्या करते हैं, पुण्य में उसके फल को हम क्या कर सकते हैं, हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। यह ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जब पाप की बारी आती है, दुख की बारी आती है, पाप की बारी आएगी, तो उसमें हमको ये ऑप्शन नहीं रहता है, हमको वो स्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए। पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पाप है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। के अनुसार, माफ करिएगा, गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दोनों में स्वतंत्र है। बी कह रहा है कि दोनों में फल की इच्छा रहती है। सी कह रहा है कि दोनों में मुक्ति अनिवार्य है। और डी कह रहा है कि दोनों में बंधन है। अगर हम बात करते हैं गद्यांश में पाप और पुण्य का, जो गद्यांश है, इसका तात्पर्य यही है कि दोनों में क्या होता है, बंधन होता है। दोनों में क्या होता है, बंधन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वहीं जब हम पुण्य की से, बंधन से जब बंधते हैं तो वो हमें कैसा लगता है, प्यारा लगता है। लेकिन जब बात आती है पाप के बंधन से बंधना, तो हमें अस्वीकार हो जाता है। क्या होता है, अस्वीकार होता है। लेकिन ये परम सत्य है कि अगर आपके जीवन में सुख है तो आपके जीवन में दुख भी होगा। ये 100% सत्य है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। तो अगर आपके जीवन बहुत अच्छे तरीके से बीत रहे हैं तो कठिन भी आने वाला है, उसके लिए भी आप क्या रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि उसको भी आप ही को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यह है कि गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में क्या है, तो बंधन है। 13 नंबर कह रहा है पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान की जंजीर से की गई है। तो दोनों तरीके के जो हैं पाप और पुण्य, तो इनकी तुलना जो की गई है वो किससे की गई है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्वर्ण और लोहे से की गई है। बी कह रहा है कि लोहे और पीतल से की गई है। सी कह रहा है लोहे और स्वर्ण से की गई है। डी कह रहा है कि पीतल और लोहे से की गई है। पहला क्या है, पाप, तो पाप की तुलना किससे की गई है, लोहे से की गई है। और दूसरा है पुण्य, पुण्य की तुलना किससे की गई है, तो स्वर्ण से की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लोहे और स्वर्ण से इसकी तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः लोहे और स्वर्ण की जंजीर से की गई है। 14 नंबर कह रहा है कि समूह से भिन्न शब्द है। कौन सा शब्द भिन्न है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फल, बी कह रहा है स्वतंत्र, सी कह रहा है अस्थाई और डी कह रहा है प्यारा। तो इसमें अगर भिन्न शब्द की बात आएगी, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा एक ही है। लेकिन फल की जब बात आती है तो ये आपके कर्मों पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, कर्मों पे आधारित होता है। तो इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है, भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फल समूह शब्द से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, स्वतंत्र का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुलाम होगा। बी कह रहा है
परतंत्र होगा, सी कह रहा है दासता होगा और डी कह रहा है कि परतंत्रता होगा। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र का, अगर आप स्वतंत्र हैं तो इसका विलोम होगा परतंत्र। क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुलाम नहीं होगा, गुलाम नहीं होगा। आजाद का गुलाम होता है, आजाद का गुलाम होता है। स्वतंत्र का परितंत्र होता है, स्वतंत्र का परितंत्र होता है। ठीक है, देखिएगा क्या है इसमें, तो इसमें देखिएगा स्वतंत्र का विलोम परितंत्र है, गुलाम का आजाद है, दासता का स्वाधीनता है, प्रतंत्रता का स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये आपको विलोम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 16 से लेकर 24 तक हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने आपको 2 गद्यांश कंप्लीट कराया है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।